सितंबर 2001 को मैं अपनी किताब के मुसन्निफ शिकाम चंपी के साथ अमेज़न के एक दरिया पर सफ़र कर रहा था। 16 शुमाली अमरीकियों का एक ग्रुप इसकी कम्युनिटी में जा रहा था। ज़ायरीन इसके लोगों के बारे में जानने और उनके बारिश के जंगलात को महफूज रखने के तरीकों के बारे में सीखने के लिए आए थे। इक्वाडोर और पेरू के दरमियान हालिया तनाज़ों में शिकाम ने हिस्सा लिया था। ये जंग तेल इस्तेमाल करने वाली कौमों को तेल फराहम करने के लिए लड़ी गई थी। इन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद तवील अरसे से मुतनाज़ा थी। तेल कंपनियों को ये जानने की ज़रूरत थी कि किस मुल्क के साथ मुज़ाकरात करना है ताकि तेल से मालामाल ज़मीनों के मखसूस टुकड़ों के लिए रियायतें हासिल की जा सकें। सरहदें तय करना ज़रूरी थी। शवार लोग दिफा की पहली लाइन थे। उन्होंने साबित किया कि वो बहादुर जंगजू हैं जो अक्सर बड़ी तादाद और बेहतर मुसल्लह अफवाज को शिकस्त देते थे। शवार को जंग के पीछे की सियासत इस मुआहदे के बारे में कुछ नहीं मालूम था जो तेल कंपनियों के लिए दरवाजे खोल देगा। वो लड़े क्योंकि वो गैर मुल्की फौजियों को अपनी ज़मीन पर आने की इजाज़त नहीं देने वाले थे। मैंने पूछा कि क्या जंग बंदी अब भी बरकरार है जब हम दरिया पर चप्पू चला रहे थे। इसने कहा कि वो तुम्हारे साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसने वजाहत की कि इसका मतलब ज़ाती तौर पर मेरी या हमारे ग्रुप के लोगों से नहीं था। इसने कहा कि मैं इसका दोस्त हूं। इसने कहा कि वो फौजी ताकतों की बात कर रहा है जो हमारी तेल कंपनियों के दिफा के लिए इसके जंगल में आएंगी। हमने देखा कि उन्होंने हुआवरानी के साथ किया। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, बच्चों समेत, और दुर्योधन को आलूदा कर दिया। हुआवरानी अब एक कौम नहीं रहे। हम अपने साथ ऐसा होने नहीं देंगे। हम तेल कंपनियों को अपनी सरजमीन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो दुनिया के दूसरे सिरे से हों। हम सब ने आखिर तक लड़ने की कसम खाई है। ग्रुप एक खूबसूरत शवार लाम हाउस के बीच में बने हुए आग के गिर्द बैठा था जो तकसीम शुदा बांस की पत्तियों से बनाया गया था और छपरी छत से ढका हुआ था। मैंने उन्हें इस आदमी के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। दुनिया में कितने लोग हमारी तेल कंपनियों के बारे में इसी तरह महसूस करते हैं? कितने लोग खौफजदा हैं? उन्हें अपने सकाफत और ज़मीनें तबाह कर देनी चाहिए। कितने लोग हमसे नफरत करते हैं? अगले दिन सुबह मैं अपने रेडियो को संभालने के लिए दफ्तर गया। मुझे पायलट्स को बुलाना था कि वो हमें लेने आए। बात करते हुए मैंने एक चीख सुनी। रेडियो के दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स ने कहा कि मेरे खुदा, न्यूयॉर्क पर हमला हो रहा है। इसने मौसीकी बजाने वाला रेडियो ऑन किया। हमें रियासत-ए मुत्तहिदा में होने वाले वाक़यात की मिनट बा मिनट तफसीलात मौसूल हूँ। मैं इस तजुर्बे को कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं फ्लोरिडा वापस आया तो मुझे मालूम था कि मुझे न्यूयॉर्क जाकर ग्राउंड ज़ीरो देखना है। मैंने दोपहर को अपने होटल में चेक इन किया। नवंबर का दिन गर्म और धूप वाला था। मैं सेंट्रल पार्क के साथ साथ चहलकदमी कर रहा था और शहर के इस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां मैं काफ़ी अरसे से नहीं गया था। ग्राउंड ज़ीरो के करीब पहुंचते ही मुझे एक खौफ का एहसास हुआ। धुएं की वो जली हुई बाक़ियात और उन अजीम अलशान इमारतों के बिगड़े हुए और पिघले हुए ढांचे बहुत ज़्यादा थे। मैंने ये सब टीवी पर देखा था, लेकिन यहाँ ये मुख्तलिफ था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। जो लोग करीब रहते आ काम करते थे वो इधर उधर खड़े थे। एक मिस्री शख्स अपनी जूतों की मरम्मत की दुकान के बाहर खड़ा सर हिला रहा था। इसने कहा कि वो इसकी आदत नहीं डाल सकता। मैंने बहुत से दोस्त खो दिए। मेरा भतीजा वहां मर गया। इसने आसमान की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि मैंने इसे छलांग लगाते देखा। मुझे नहीं मालूम कि कितने थे। वो हाथ पकड़कर छलांग लगा रहे थे, अपने बाजुओं नूंगोना को हिला रहे थे। ये हैरान कुन था कि लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क में ये ज़बान की हुदूद से आगे निकल गया था। उनकी नज़रें मलती थी। वो एक दूसरे को हमदर्दी और नीम मुस्कुराहटों के साथ देखते थे जो लाखों अल्फाज बोलती थी। वहाँ एक जगह का एहसास था। मैं इसे समझ नहीं सका था जब तक कि रोशनी ने मुझे मुतासिर न किया। जब मैं लोअर मैनहट्टन में IPS के लिए सरमाया इकट्ठा करने आया था, मैं अपने सरमायाकारी बैंकरों के साथ हिकमत अमली बनाने के लिए विंडोज़ ऑन दी वर्ल्ड जाया करता था। अगर आप रोशनी देखना चाहते थे तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जाना पड़ता था। ये सड़क की सतह पर था।
वादी खिली हुई थी और हम धूप से गर्म थे। मैंने सोचा कि क्या आसमान का नज़ारा रोशनी ने लोगों के दिलों को खोलने में मदद की थी। मुझे इस सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं ट्रिनिटी चर्च के कोने से मुड़कर वॉल स्ट्रीट की तरफ चला। पुराना न्यूयॉर्क साए में ढका हुआ था। वहां कोई आसमान और रोशनी नहीं थी। लोग एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे। एक पुलिस वाला एक गाड़ी पर चीख रहा था। मैं नंबर 14 पर बैठ गया। पंखों और एयर बिलोरस की आवाजें दूसरे शोरों से बुलंद हो रही थीं। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की इमारत से आ रही थी। मैंने लोगों को देखा। वो अपने दफातर से निकलकर रेस्टोरां और बार में अपने कारोबार पर बात करने के लिए जा रहे थे। कुछ एक साथ चलते और बातें करते थे। ज्यादातर तन्हा थे, खामोश। मैंने आंखों से राबता करने की कोशिश की लेकिन ये काम नहीं किया। एक कार का अलार्म बुलंद और वाज़ेह था। जब एक शख्स दफ्तर से बाहर निकला और गाड़ी की तरफ चाबी से इशारा किया तो अलार्म खामोश हो गया। मैं वहां कुछ देर बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अदाद व शुमार के साथ एक कागज निकाला। मैंने इसे देखा। वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए सड़क पर चल रहा था। इसकी दाढ़ी गंदी थी और वो एक गंदा ओवरकोट पहने हुए था जो वॉल स्ट्रीट पर बेमहल लग रहा था। वो एक अफगान की तरह लगता था। इसने मेरी तरफ देखा। एक सेकंड की हिचकिचाहट के बाद वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसने सर हिलाया और मेरे पास बैठ गया। जब इसने सीधा सामने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बातचीत शुरू करना मुझ पर मुनहसिर है। ये एक अच्छी दोपहर है। ये खूबसूरत है। इसका लहजा गहरा था। हम धूप चाहते हैं। आपका मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वजह से है। इसने सर हिलाया। क्या आप अफगानिस्तान से हैं? इसने मेरी तरफ देखा। क्या ये वाज़ेह है? मैंने बहुत सफर किया है। मैं हाल ही में हिमालय गया था। कश्मीर। इसने अपनी दाढ़ी खींची। लड़ाई, हिंदू, मुसलमान और भारत सब शामिल हैं। ये आपको मजहब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसकी आंखें मेरी आंखों से मिले। वो गहरी भूरी थी। वो उदास और अक्लमंद दोनों थी। वो वापस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मुड़ा। इसने एक लंबी ग्रादार उंगली से इमारत की तरफ इशारा किया। मैंने इत्तेफाक किया कि यह मजहब के बारे में नहीं, मुआशियात के बारे में है। आप एक फौजी थे। इसने हंसी। नहीं, एक माशी मुशीर। मैंने इसे अदाद और शुमार वाला कागज दिया। ये मेरे हथियार थे। इसने कागज लिया। नंबर, आलमी अदाद और शुमार। इसने फहरिस्त का मुताला करने के बाद हंसी। मैं पढ़ नहीं सकता। इसने वो मुझे वापस दिया। नंबरों से पता चलता है कि हर रोज 24,000 लोग भूख से मरते हैं। मैंने ये जिक्र नहीं किया कि 9/11 को ग्राउंड जीरो पर 3,000 से कम अमवात हुई। इसने एक लम्हा सोचने के बाद हल्की सी सीकी बिजाई और आह भरी। मैं इनमें से एक के करीब था। मेरा एक छोटा सा फार्म था। रूसी मुजाहिदीन दरख्तों और पानी की नालियों के पीछे छुपते थे। इसने अपने हाथ हुआ में उठाए। घात लगाकर इसने अपने हाथ नीचे रखे। मेरी तमाम नालियां और दरख्त तबाह हो गए। इसके बाद अपने क्या किया? इसने मेरे हाथ में मौजूद फहरिस्त की तरफ इशारा किया। क्या ये लोगों को दिखाता है? मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन इसने किया। मेरे ख्याल में दुनिया में तकरीबन 80 मिलियन है। मैं इनमें से एक था। वो ख्यालों में खोया हुआ लगता था। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। इसने दोबारा बोलने से पहले बोला, मुझे मानना पसंद नहीं। मेरा बच्चा मर गया। मैं जानवर पालता हूं। इस दवा का नाम क्या है? इसने कंधे उचकाए। कोई पानी नहीं, कोई दरख्त नहीं। अपने खानदानों को खुलाने का वाहिद तरीका। मेरे गिले में एक गांठ पड़ गई और मुझे उदासी और जुर्म का एहसास हुआ। हमारे बहुत से अमीर लोग अपनी दौलत मुनशियात के कारोबार की वजह से हैं, हालांकि इसे अफ्यून उगाने की शर कहा जाता है। इसकी आंखों ने मेरी तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे वो मेरी रूह को छेद रही हो। इसने सर हिलाया और कहा कि तुम एक फौजी थे। वो उठा और सीढ़ियां उतर कर लमड़ाता हुआ चला गया।
میں چاہتا تھا کہ وہ رہے لیکن میں کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں سلیو کے نیچے ایک نشان پر رک گیا۔ تصویر اس عمارت کی تھی جہاں میں بیٹھا تھا۔ یہ نشان نیویارک کے ہیریٹیج ٹریلس نے لگایا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ 14 وال سٹریٹ کے پیچھے ڈیزائن کا تصور یہ ہے کہ سینٹ مارکس کا بیل ٹاور وینس میں ہے جو ہالیکرناسس کے مزار کی جگہ ہے۔ بینکرز ٹرسٹ کی صدر دفتری عمارت جو ملک کی سب سے امیر مالیاتی اداروں میں سے ایک تھی، دنیا کی بلند ترین بینک عمارت ہوا کرتی تھی۔ میں وہاں کھڑا ہوا اور اوپر دیکھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے بعد میں یہ فرض کیا کہ 14 وال سٹریٹ طاقت اور معاشی غلبے کی علامت تھی کیونکہ یہ پچھلی صدی کے موڑ کے بعد وہاں موجود تھی۔ اسی جگہ میں نے اپنی انرجی کمپنی کو فنانس کرنے کے لیے بینکرز ٹرسٹ کو ملازمت دی تھی۔ اس بولے افغان شخص نے کہا تھا کہ یہ میری وراثت کا ایک لازمی حصہ ہے ایک فوجی کے طور پر۔ یہ ایک عجیب اتفاق لگتا تھا کہ میں اس دن اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا۔ یہ لفظ مجھے روک گیا۔ میں نے سوچا کہ ہمارے اتفاقات پر ہمارے رد عمل ہمیں کیسے متاثر کرتے ہیں۔ مجھے کیسے جواب دینا چاہیے؟ میں نے ہجوم کے سروں کو دیکھا لیکن اس شخص کو نہ پا سکا۔ اگلی عمارت پر ایک مجسمہ تھا۔ جارج واشنگٹن نے 30 اپریل 1789 کو فیڈرل ہال 26 وال سٹریٹ پر ریاست ہائے متحدہ کے پہلے صدر کے طور پر حلف لیا تھا۔ زندگی، آزادی اور خوشی کے حصول کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والا پہلا شخص یہاں حلف لے رہا تھا۔ وال سٹریٹ پر گراؤنڈ زیرو کے بالکل قریب۔ میں پائن سٹریٹ کی طرف چلا۔ چیس کا عالمی صدر دفتر وہ جگہ تھی جہاں میں ڈیوڈ راک فیلر سے ملا، اس شخص سے جو اس بینک کو بنانے والا تھا اور جو تیل کے پیسوں کی کٹائی کرنے والا بھی تھا۔ یہ بینک عالمی سلطنت کو فروغ دینے میں ماہر تھا اور کارپوریٹوکریسی کی علامت تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ابتدا 1960 میں ڈیوڈ راک فیلر نے کی تھی اور حالیہ برسوں میں اسے ایک مالیاتی نقصان سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ایلیویٹر سسٹم غیر مؤثر اور مہنگا تھا۔ دونوں ٹاورز کو کبھی ڈیوڈ اور نیلسن کہا جاتا تھا۔ وہ نقصان ختم ہو گیا تھا۔ میں چلتا رہا۔ گرم موسم کے باوجود مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ماخذ کی شناخت نہ کر سکا۔ بالآخر میں نے خود کو دوبارہ پایا، دھواں اٹھتے گلے بگلے ہوئے دھات زمین پر داغ کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے گڑے میں دیکھا اور ایک عمارت دیکھی جو تباہی سے بچ گئی تھی۔ میں نے تصور کیا کہ لوگ ٹاور سے باہر بھاگ رہے ہیں اور فائر فائٹرز ان کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی جو چھلانگ لگا چکے تھے۔ یہ سب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے اسامہ بن لادن کو ایک امریکی حکومت کے کنٹریکٹ کے تحت کام کرنے والی کمپنی کے ایک شخص سے پیسے اور ہتھیار لیتے دیکھا۔ میں نے خود کو ایک کمپیوٹر پر بیٹھے دیکھا۔ میں نے گراؤنڈ زیرو کے زخمی دل سے باہر نیویارک کی ہلچل سے بھری سڑکوں کو دوبارہ اپنی تال پکڑتے دیکھا۔ میرا ذہن ان لوگوں کی طرف چلا گیا جو ان فٹ پاتھوں پر چلتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے، نہ صرف گرے ہوئے ٹاورز بلکہ دنیا کے آدھے حصے میں تباہ شدہ انار کے باغات، ہر روز بھوک سے مرنے والے 24,000 افراد۔ کیا وہ کبھی اپنے بچوں کے لیے چھوڑی جانے والی دنیا میں اپنے کردار پر غور کرنے کے لیے رکتے ہیں، نوکریوں، پیٹرول کی بھوک والی گاڑیوں اور لامتناہی بلوں میں مشغول؟ کیا وہ افغانستان کے بارے میں کچھ جانتے تھے؟ وہ افغانستان جو ٹی وی سکرینوں پر امریکی ٹینکوں اور خیموں سے بھرا ہوا دکھایا جاتا ہے، نہ کہ ایک بوڑھے آدمی کی یادوں کا افغانستان۔ ان 24,000 افراد کے ذہنوں میں جو ہر روز ختم ہو رہے ہیں، کیا خیالات آتے ہیں؟ پھر میری عکاسی واپس آئی۔ ایک مصنف خالی سکرین کو گھور رہا تھا۔ میں نے دوبارہ گراؤنڈ زیرو پر توجہ دی۔ ایک حقیقت واضح تھی، میرا ملک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی نظریں افغانستان اور عراق جیسے ممالک پر جمی ہوئی تھیں، لیکن میرے خیالات نفرت کے وسیع تر نقشے کی طرف چلے گئے۔ وہ قومیں جو ہماری کارپوریشنز، ہماری فوجوں، ہماری پالیسیوں، ہماری عالمی غلبے کی بے لگام خواہش سے جھلس گئیں۔ پاناما، ایکویڈور، انڈونیشیا، ایران، گویٹے مالا، افریقہ کے وسیع علاقوں کا کیا ہوا؟ میں اس دیوار سے ہٹ گیا جس کے سہارے میں کھڑا تھا اور چلنا شروع کیا۔ ایک چھوٹا سیاہ فام شخص ایک اخبار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی آواز ہارنوں اور ہلچل مچاتی بھیڑ کے شور سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ ہسپانوی میں چیخ رہا تھا۔ میں ٹھٹک گیا۔ وینیزویلا انقلاب کے دہانے پر ہے۔
وہ شہر کے شور کے درمیان چلا رہا تھا۔ میں نے اس کا اخبار خریدا، پہلے صفحے کی کہانی پر نظر دوڑائی۔ اس میں ہیوگو شاویز وینیزویلا کے باغی امریکی مخالف صدر اور لاطینی امریکہ میں امریکی مداخلت سے بھڑکتی ہوئی غصے کی بات کی گئی تھی۔ وینیزویلا کا کیا ہوا؟